नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो कि मेरा YouTube चैनल है। और इस YouTube चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहला काम ये कर लीजिए कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे परिवार में शामिल हो जाइए। और इसके बाद वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको जिस मुद्दे पर ले जाना चाहता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है कि ये इसकी कहानी भस्मासुर जैसी है, और भस्मासुर इस समय देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर रहा है। ये कहानी है दरअसल भारतीय जो हमारी चुनाव प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली में ईवीएम के उपस्थिति का। अब इस ईवीएम को लेकर के आपको पता है कि पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है। राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हैं और लगातार ये कोशिश हो रही है और ये मांग भी की जा रही है कि इस ईवीएम को हटा दिया जाए और वापस से देश की जो चुनाव व्यवस्था है वो बैलेट पेपर पर यानी मत पत्रों पर ले जाई जाए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये ईवीएम भला क्या है और इसको कौन लेके आया। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईवीएम का ख्याल सबसे पहले कांग्रेस को आया। कब आया? जब आपातकाल का समापन हुआ और इसके बाद ये हुआ कि भाई जो चुनाव होता है और उसकी बैलेट से उसमें बूथ लूट जाते हैं, लोग नकली वोटिंग कर जाते हैं, ठप्पा लगाए जाते हैं। तो इसको कैसे रोका जाए, कैसे जल्दी से जल्दी इसको समाप्त किया जाए। तो आपातकाल के बाद आपको पता है देश में गठबंधन की सरकार बनी थी, जनता दल की सरकार। वो तो कुछ कर नहीं पाई, लेकिन ये बात है शायद 79-80 की कि कांग्रेस ने जो हमारा इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये और भेल बेंगलोर का, इन दोनों को कहा कि भाई आप एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाओ, ऐसी मशीन बनाओ जिससे कि मतदान संपन्न हो, जल्दी हो, चोरी चपाटी नहीं हो वोटों की। तो ये एक चुनौती थी और हमारी इन दोनों संस्थाओं ने, इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने और बीएचईएल ने, इस चुनौती को स्वीकार किया और जाकर के एक मशीन बनाई जिसका नाम रखा गया ईवीएम, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बन गई। बड़ी क्रांति की बात थी। और इसके बाद ये बात है शायद 82 की, मशीन बनी, उसके प्रयोग हुए और 1982 में देश के सबसे ज़्यादा साक्षर प्रदेश केरल को इस मशीन के प्रयोग के लिए चुना गया। और वहाँ पर एक पारूर विधानसभा थी, उसके 50 पोलिंग सेंटर्स पर ये मशीन इस्तेमाल की गई। नतीजा भी आया, लेकिन लोग इस नतीजे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने तर्क दिया कि ये जो मशीन है इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है, क्योंकि हमारा जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 का है उसमें मशीन से मतदान कराने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो सरकार मात खा गई। मेहनत हुई, मशीन बनाई, चुनाव भी प्रयोग भी कर लिया केरल में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ठीक है, ये नहीं चलेगा। सरकार ने लेकिन हार नहीं मानी। कांग्रेस की सरकार इस कई मामलों में जिद्दी होती थी। और 1989 की बात है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस मशीन का इस्तेमाल मतदान के लिए करने के लिए, वोट चोरी रोकने के लिए करने की जब दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर ली तो भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करवाया। ठीक है। और उसके बाद मशीनों को बनाना शुरू हुआ और 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में इस वोटिंग मशीन के जरिए मतदान कराया गया। लोगों में बड़ा कौतूहल था, मशीन के बटन दबाने से वोट डल जाएगा, और ये जानने के लिए लोगों ने बड़ी दिलचस्पी ली और इसके परिणाम भी अच्छे आए। जल्दी वोटिंग हो गई। नहीं, पहले रात को 1-1 बजे तक रुकना पड़ता था, आम चुनाव में तो खास तौर पर। विधानसभा चुनाव में भी 1-1 पूरा 12 बज जाते थे। तो इस मशीन का जब स्वागत हुआ
तो 2004 में पूरे देश में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का फैसला हुआ और बाकायदा ये प्रयोग शुरू कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे शिकायतें भी आती रही, लोगों की शंकाएं भी होती रही कि अरे साहब बटन कहीं दबाते हैं वोट कहीं जाता है, जैसे आज शिकायतें आ रही हैं। तो फिर सरकार ने अपने साइंटिस्टों को कहा कि भैया कुछ और करो जिससे इस मशीन में ईवीएम के कामकाज में और पारदर्शिता आ जाए। तो फिर वीवीपैट का जन्म होता है, यानी आप 100% इससे मतदान हुआ इसकी पुष्टि कर सकते हैं, पर्ची निकलती है। इधर आपका जो वोट डलता है उसकी उधर वीवीपैट पे पर्ची निकाली जाती है और इसका रैंडम कभी कभी जांच भी होती है जब जरूरत पड़ती है तो। और इस हिसाब से 2013 में जो प्रयोग कुछ जगह हुआ था वीवीपैट का, वो 2019 में जब ये हमारी मोदी जी की सरकार 2014 में बन गई तो पूरे केंद्रों पर वीवीपैट ईवीएम के साथ नत्थी कर दी गई। लेकिन आप देखें कि जैसे जैसे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बढ़ती गई, जैसे जैसे देश में उसका जो प्रसार होता गया, राज्यों में उसकी सरकारें बनती गई, वैसे वैसे लोगों को ईवीएम पर संदेह होने लगा। हालांकि ईवीएम के पक्ष में कई तर्क दिए गए। पहला तर्क तो ये था कि देखो ये इंटरनेट से नहीं चलती, इसकी हैकिंग नहीं हो सकती, इसके इस्तेमाल से समय बचता है, इसके इस्तेमाल से वोट की चोरी नहीं हो सकती और जो परिणाम है वो भी जल्दी जल्दी आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन सारी विशेषताओं ने अपना विश्वास खोना शुरू कर दिया और अब स्थिति ये है कि पिछले 2 साल में और ईवीएम को लेकर के संदेह लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से हारी थी उसे देखते हुए किसी को ये नहीं लग रहा था कि अब राज्यों में इसकी वापसी होगी। लेकिन आप देखें कि आम चुनाव में हारने वाली भारतीय जनता पार्टी, हारने से मतलब 400 पार नहीं कर पाई, 240 पे टिक गई, बैसाखियों से सरकार बनानी पड़ी। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी को, जिसको आम चुनाव में जनता ने एक तरह से ठुकराने की कोशिश की थी, वही भारतीय जनता पार्टी लगातार जितने विधानसभा चुनाव हुए उसमें जीतती चली गई और अप्रत्याशित रूप से जीतती चली गई। लोगों को जमीन पर कुछ दिखता था और परिणाम जब आते थे तो कुछ होता था। तो इसके बाद इस ईवीएम का विरोध बहुत तेज हो गया और फिर कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने ईवीएम का जब विरोध शुरू किया तो इसको खलनायिका बना दिया। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खलनायिका ईवीएम, और ईवीएम से वोट चोरी के आरोप बढ़े। फिर ईवीएम में क्या कहते हैं कि जो होता ना जले में नमक भुरकने का काम, नमक छिड़कने का काम किसने कर दिया? एसआईआर ने। तो अब ईवीएम और एसआईआर दोनों का विरोध पूरे देश में हो रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर हो क्या? अभी इस देश में हमारे पास 55 लाख ईवीएम रखी हुई हैं जिससे कि हमारे देश में आम चुनाव होता है। करीबन मेरे ख्याल से 15 से 18 लाख ईवीएम का इस्तेमाल अक्सर चुनाव में होता है और मतदान केंद्र भी हमारे यहाँ 10 लाख से ज़्यादा, 10.5 लाख से ज़्यादा है। उन पर सब पे ईवीएम लगती हैं, कुछ रिजर्व में रखी जाती हैं और ये रिजर्व वाली ईवीएम है, यही संदेह का कारण बन गई हैं। लोगों का ये कहना है कि सरकार कहीं से अलग से ईवीएम लाती है और फिर उनकी हेरा फेरी कर देती है, बदल देती है रातों रात। अब हकीकत और अफसाने में तो देखिए अंतर होता है, लेकिन हकीकत एक ये भी है कि अब उसी ईवीएम का देश में विरोध हो रहा है जिस ईवीएम को वोट चोरी रोकने के लिए खोज किया गया था, बनाया गया था। वोट चोरी रोकने के लिए बनाई गई ईवीएम अब देश में वोट चोरी का ही पर्याय बन गई। किसी ने ये सोचा नहीं होगा, खुद ईवीएम बनाने वालों ने नहीं सोचा होगा कि कोई भी राजनीतिक दल इस ईवीएम के जरिए खुद भी बदनाम होगा और ईवीएम को भी बदनाम करेगा। अब स्थिति यह है कि वोट चोरी रोकने के लिए बिहार में जो आंदोलन शुरू हुआ था उसको राष्ट्रव्यापी बनाया जा रहा है। जो कांग्रेस पार्टी है वो दिसंबर के पहले हफ्ते से पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ महारैली, रैलियां करने जा रही है। अगले साल जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल समेत जिन राज्यों में चुनाव होने हैं
वहाँ भी ईवीएम का बहुत तीखा विरोध हो रहा है और ये मांग की जा रही है कि ईवीएम हटाओ और वापस से बैलेट पेपर पर आओ, क्योंकि दुनिया के बहुत से देशों ने ईवीएम का इस्तेमाल करने के बाद उसको हटा दिया है अपने चुनाव तंत्र से, वापस से बैलेट पेपर पर आ गए हैं। तो यानी पुनर्मुस्को भव। हम भारतीय जो पहले कागज पर ठप्पा लगा के वोट डालते थे, अब हमें लगता है कि वो ज़्यादा भरोसेमंद प्रक्रिया थी बजाय के ईवीएम के। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विपक्ष जीतता है या सरकार जीतती है, सरकार ईवीएम हटाती है या नहीं हटाती है। इसमें कहीं अदालत बीच में आती है कि नहीं आती, जैसे कि पहले आ गई थी केरल में प्रयोग के दौरान 50 पोलिंग बूथ पर जब इसका इस्तेमाल हुआ था तो अदालत ने इसको गैरकानूनी घोषित किया था। अब ये चूंकि कानूनी है, कानून में इसके इस्तेमाल का प्रावधान है, तो क्या सरकार या अदालत इस कानून को फिर से बदलने के लिए कहेगी, ये सब भविष्य के गर्त में है। तो हमें देखना होगा कि ईवीएम की इस दिलचस्प कहानी में अगला मोड़ क्या होता है। और अगला मोड़ यही है कि या तो ईवीएम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, और ज़्यादा भरोसेमंद बनाया जाए, या फिर बदनाम हो चुकी ईवीएम को मैदान से हटा लिया जाए। ये ईवीएम बाद में बच्चों के खेलने के काम आए। देखते रहिए क्या होता है, क्योंकि मामला गर्म है और चारों तरफ से गर्म है। सरकार ईवीएम के पक्ष में है तो विपक्ष ईवीएम के विरोध में है। ऐसा नहीं है कि ईवीएम की वजह से विपक्ष हमेशा हारता हो, जीतता भी है। कर्नाटक में जीता, तेलंगाना में जीता, हिमाचल प्रदेश में जीता, लेकिन हारा ज़्यादा है, जीता कम है। इसलिए उसका, विपक्ष का ईवीएम से भरोसा लगातार कम हुआ है। और अब नौबत ईवीएम के विरोध तक आ गई है। तो ये विरोध कहाँ तक जाएगा, इस विरोध का क्या नतीजा होगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है। आप अपनी राय बताइए कि क्या ईवीएम चोर हो गई है, क्या ईवीएम से चोरी हो सकती है, क्या ईवीएम को हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी प्रतिक्रियाओं का हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको ये जो एपिसोड है अच्छा लगा होगा और आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी मुद्दे में। नमस्कार।